हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह फिर से आपका 7 बजे हो जाता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने से आप डेली हमारी क्लासेस को अटेंड कर पाओगे टाइम टू टाइम, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ, हमारी हिंदी की क्लास हुई है। डेली 9 बजे होती है सुबह को आपकी रीजनिंग की क्लास और शाम को 7 बजे जीएस की क्लास होती है। तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। डेली क्लासेज में आपको बने रहना है। अपने स्कोर चेक करते रहिए कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, बीच में कॉमा दिया गया है। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा, यानी कि इस वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो फटाफट से बताइए कि मिश्र वाक्य में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो देखिए, छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। आपको पता है, और जब लगता है तो और लगता है संयुक्त वाक्य में। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, साधारण वाक्य या सरल वाक्य आप इसको बोल सकते हो। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखिए, जहाँ पर भी जो, सो, किंतु इस तरह के दिखते हैं वहाँ पर होता है आपका मिश्र वाक्य। और उसी तरह से जिन वाक्यों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, ये भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा। लेकिन जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होता है। जहाँ दो वाक्यों को संयुक्त कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताना है कि पारिभाषिक विधि शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम है। पारिभाषिक विधि शब्दावली कौन सी संस्था तैयार करती है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विधायी आयोग या वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका? विधायी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। पारिभाषिक विधि शब्दावली तैयार करने वाली संस्था विधायी आयोग। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है? तो पंक्तियां आपसे पूछ ली जाती हैं और इन पंक्तियों को आपको कर लेना है नोट। जिन क्वेश्चन को भी मैं स्टार करता हूं आपके लिए, उन क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वाकई पूछा जाएगा, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस भी करोगे लेकिन उसका भूल जाते हो। उसके लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं अपनी एक अलग नोटबुक में, जो मैं आपको प्रति प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि एक नोटबुक बना लीजिए। उसमें ऐसे क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। एग्जाम से 8 दिन पहले से उस नोटबुक को रिवाइज करना है और एग्जाम से पहले 2 बार उसको रिवाइज कर लेना है। तो देखिए, जो भी ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते ही हैं आपके एग्जाम में, तो ये कभी आपसे गलत नहीं होंगे और बाकी बच्चे गलत कर जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपना सिलेक्शन और बच्चों से बेहतर बना सकते हो। तो किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी या सोहन लाल द्विवेदी की। तो देखिए, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन आता है, 3 बरस तक कुत्ता जीवे, 113 तक जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। छंद बताना है। छंद हम लोग कैसे बताते हैं? जब हमको ये पता हो कि किस छंद में कितनी मात्राएं हैं और हमको मात्राओं का ज्ञान हो। देखिए, ये वाली मात्रा हमारी गुरु होती है और ये लघु। इसको हम 2 मात्रा मानते हैं, दीर्घ भी बोल सकते हो और इसको ह्रस्व बोल सकते हो। ये 1 मात्रा का साइन है और ये 2 मात्रा का। जहाँ पर दीर्घ स्वर या दीर्घ व्यंजन दीर्घ आपको दिखता है, तो वहाँ पर आपका हो जाती हैं 2 मात्राएं और सिंगल पर हो जाती है 1 मात्रा।
बताना है कि इसमें कौन सा छंद होगा। तो छंद अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें सीधे सीधे हो जाएगा आपका आला छंद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति या कहावत का सही अर्थ। तो देखिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी कि एक तो पहले से ही कड़वा था और नीम के पेड़ पर चढ़ गया, तो क्या अर्थ होगा फटाफट। दुगनी फायदेमंद वस्तु है, अत्यंत स्वास्थ्य वर्धक चीज है, बुरे के साथ और बुरे का मेल, या समान गुण वाले दो साथी। तो देखिए, बुरे के साथ और भी बुरे का मेल, यानी कि एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, तो यानी कड़वा तो था ही और कड़वे पेड़ पर चढ़ गया, तो बुरे के साथ और भी बुरे का मेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, पवन। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है, आपको फटाफट से बताना है। पव प्लस के अन, पो प्लस के अन, पव प्लस के न, या पो प्लस के अन। तो देखिए, दो ऑप्शन आपके सेम सेम है, तो इसको मान लीजिए ऑप्शन डी को डबल मात्राओं वाला, क्योंकि दोनों में आपको सिंगल मात्राएं दी गई हैं, तो दोनों में से आप कोई भी करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका पो प्लस के अन ही करेक्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां पर दो समान दिए होते हैं तो उस स्थिति में जो पहले वाला होता है, यानी कि डी से पहले बी आया, तो आपको बी वाले को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि शुरुआत से ही आप पढ़ के चलते हो ए बी सी। तो कभी भी ऐसी स्थिति में डी ऑप्शन को टिक करके नहीं आना है आपको। हालांकि सभी को नंबर मिलेगा, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं डी वालों के बी वालों की अपेक्षा। बी ऑप्शन ही आपको टिक करना है। अगर यहाँ पर हम बात करें डबल मात्राएं वालों की, कि पौ प्लस के अन क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों पावन, और सिंगल मात्रा से पवन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पावन में कौन सी संधि होगी। अगला क्वेश्चन है रज्जू। रज्जू का तद्भव रूप आप लोगों को बताना है। रज्जू का रस्सी होता है, राजा, राजपुत्र या रानी। तो रज्जू का रस्सी, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। रस्सी का तत्सम रज्जू और रज्जू का तद्भव रस्सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी में कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। ह्रास, हार्दिक, हृदय, या इनमें से कोई नहीं। सबसे बाद में आएगा आपका ह्रास, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 4 विकल्प हैं, विकल्प चुनिए कि कौन सा उपयुक्त विकल्प इसमें आने वाला है। तो आपका क्वेश्चन है कि विद्वान अपने गुणों के कारण। तो देखिए, विद्वान और गुण, अच्छी अच्छी बात की जा रही है, तो उसके कारण कुख्यात होंगे। देखिए, कुख्यात तो बुरा व्यक्ति होता है, विख्यात होंगे तो बिल्कुल सही है, विख्यात हो सकते हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं कि विद्वान अपने गुणों के कारण बड़े होते हैं या जाने होते हैं। तो देखिए, अगर जाने आता तो आगे लिखा जाता जाने जाते हैं, और गुणों के कारण बड़े नहीं होते हैं। बड़े होने से मतलब कि उनकी लंबाई बढ़ना, इस तरह से, तो विख्यात होते हैं, फेमस। तो 9 का उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन में आप लोगों को पता ही है कि इसमें हम लोगों को क्या करना है। तो इसमें आपको उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। इनका क्रम अव्यवस्थित है और व्यवस्थित आप लोगों को करना है। ऑप्शन हमारे आपको पता ही है, सभी अलग अलग ही होते हैं। एक मैच को पकड़ लेना है और आपका क्वेश्चन सही। बहुत आसान सा है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेना है। मैं कोई काम प्रार्थना के बिना के लिए प्रार्थना नहीं करता, मेरी आत्मा उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। अब देखिए, इसमें क्या मैच मिलेगा आपको, कि मैं कोई काम प्रार्थना के बिना नहीं करता। सीधे सीधे आपको मिल गया कि मैं कोई काम प्रार्थना के बिना नहीं करता, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए, जैसे ही आपने देखा था कि मैं कोई काम प्रार्थना के बिना नहीं करता, यानी कि सबसे पहले ये आएगा, तो सी ऑप्शन में ही यह दिया गया है। बाकी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते थे ऑप्शन के हिसाब से, वरना आपका ऑप्शन करेक्ट होता बिना देखे ही।
इसी तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। अभिन्न यानी कि वे अलग अलग न होकर के उनका एक ही यानी कि आपस में संबंध है। वे दोनों अलग नहीं है, परस्पर संबंध है उनका। अगला आ जाता है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, काफ़ी बार बता चुका हूँ, अनेकों वर्ड होता ही नहीं है, अनेक शब्द होता है। जहाँ पर भी आपको अनेकों दिखे वहाँ पर आपको उसको कर देना है गलत। तो बी ऑप्शन में ही गलती है, बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। अगले दो ऑप्शन हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं और यह काम आप पर निर्भर है। तो बाकी सभी सही हैं, ऑप्शन बी वाला ही हमारा गलत था। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा में प्रचलित कौन सा नहीं है? ये है आपका अल्प विराम, ये है आपका, ये है अर्ध विराम और ये है अल्प विराम। ये है आपका टपकता हुआ आंसू, जिसको आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हो, और ये है आपका पूर्ण विराम। तो देखिए, पूर्ण विराम अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है, फुल स्टॉप होता है। तो फुल स्टॉप जब इंग्लिश में होता है और ये होता ही नहीं है, और हमसे वही पूछा गया है कि जो अंग्रेजी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जिसमें एक काम पहले ही हो चुका हो और उसके बाद दूसरा काम हो, तो उसको बोलते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वकालिक यानी कि पूर्व काल। काल होता है समय और पूर्व होता है पहले। तो पहले ही एक काम हो गया। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। तो देखिए, दो क्रिया आपको कहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि एक क्रिया पहले होगी और एक क्रिया बाद में होगी। तो जब दो क्रियाएं हो गई, तो देखिए दो क्रिया हमको देखनी पड़ेंगी। तो दो क्रियाएं हमको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगी कि उसने नहाकर भोजन किया। दो क्रियाएं होगी, एक तो नहाने की और एक भोजन करने की। तो नहाया पहले, उसके बाद भोजन किया, और यही मैंने आपको बताया था कि पूर्वकालिक क्रिया में एक कार्य पहले होता है, एक कार्य बाद में। धीरे धीरे खा रहा था, एक ही काम किया है उसने, धीरे धीरे खाने का। मुझे पुस्तक सौंपी, तो एक ही काम है पुस्तक देने का, वह शाम को पहुंचेगा। यहाँ पर भी एक ही काम होना है कि शाम को पहुंच जाएगा, कहीं बाहर गया हुआ था, कुछ भी मान लीजिए। अब अगला आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा, खरोष्टी, कुटिल या फिर ब्राह्मी लिपि? देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास पूछा है, भारतीय भाषाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। तो शारदा, खरोष्टी, कुटिल लिपि आप कहीं पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। जहाँ भी पढ़ते हो आप लोग ब्राह्मी लिपि पढ़ते हो। ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसकी पहले आशा नहीं की गई। तो जिसकी पहले आशा न की गई हो उसको अकल्पित बोलोगे, अकल्पनीय, अप्रत्याशित या आशातीत। देखिए, आशातीत होता है आशा से परे, और पहले की बात की गई है जिसकी हमने पहले आशा न की गई हो, कि नहीं की, तो उसको अप्रत्याशित बोलेंगे। जिसकी आशा ही नहीं की गई, अप्रत्याशित। और आशाओं से परे अगर आपसे पूछा जाता है कि आशाओं से भी बाहर की बात है, तो वो हो जाएगा आशातीत। यानी कि पहले उसकी आशा की गई है, अब भी की जा रही है, लेकिन वो काम हो नहीं सकता, तो आशातीत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 से 20 तक आपका आ जाता है गद्यांश, और गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके आंसर हम लोग करने हैं। डेली आपको बताता हूँ मैं क्लास में ही गद्यांश को करने का क्या तरीका है। तो अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है तो वही अपनाना है, और अगर आपको अपना मेथड अच्छा लगता है तो आप अपने मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले गद्यांश पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर से चलेंगे। आपको वीडियो रोक करके भी फटाफट पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप मेरे पढ़ने के अनुसार भी सुन सकते हो। अगला तो पैसेज पढ़ लेते हैं। तो कबीर ने समाज में रहकर
समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। तो किसकी बात की जा रही है? कबीरदास की। समाज में फैले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकालकर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वाले बालों के नकली चेहरे को सबको दिखाया। दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। सारी की सारी बातें कबीरदास के बारे में बताई जा रही हैं। अगर यहाँ पर आपसे शीर्षक पूछता है तो कबीरदास से ही रिलेटेड शीर्षक होगा। आगे है कि कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया, कर्म कांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीरदास ने किस चीज़ का विरोध किया, तो आपको यहाँ पर मिल गया है अपना आंसर कि कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा। अब देखिए मैं आपसे इसीलिए बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखे होते, आपको पता होता कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भी या नहीं, और आप अपना फटाफट से आंसर यहाँ पर कर जाते। अगला है कि अपनी साखियों, रमैनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग द्रष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। पूरा का पूरा गद्यांश किस पर था? तो पूरा का पूरा गद्यांश था कबीरदास पर। तो देखिए ये रहा, कबीर ने विरोध किया। दूसरा ही क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि कबीर ने किस चीज़ का विरोध किया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आचरणहीन ढोंगी थे, यानी कि जो नकाब उतारते थे, ये वाली बात की गई थी। तो वही वो सीन है कि आचरणहीन ढोंगियों का। शोषक और दलितों का, तो दलितों को उन्होंने ऊपर उठाया था, विरोध थोड़ी किया था। सांप्रदायिक सामंजस्य को अपनाया था, कोई विरोध थोड़ी किया था। शोषित और पीड़ित, तो उनको भी उन्होंने समन्वय किया था, यानी कि ऊपर उठाने की कोशिश की थी। 16 क्वेश्चन रह गया था, इसको भी कर लेते हैं कि कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था क्योंकि कबीर उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान और बहुश्रुत थे, शास्त्रार्थ में अत्यंत प्रवीण थे, या कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, या कबीर का सामाजिक निरीक्षण तथ्यात्मक था। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, इसी कारण कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि संत कबीर ने प्रशस्त किया ज्ञान मार्ग क्या था, भक्ति मार्ग, वेद मार्ग, या सत्य और अहिंसा का मार्ग। तो देखिए संत कबीर ने ज्ञान मार्ग को प्रशस्त किया था, ज्ञान की ही बातें बताते थे और ज्ञान मार्ग पर चलने का ही उपदेश देते थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच भी सामंजस्य स्थापित किया था, समन्वय की भावना स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। बताना है यहाँ पर कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा थी क्योंकि उनके उपदेश थे। तो देखिए बोलचाल की भाषा कैसी होती है? एकदम साधारण सी। तो जब साधारण सी भाषा होती है तो कबीर की रचनाओं की भाषा ही बोलचाल थी, क्योंकि उनके उपदेश असाधारण और असामान्य लोगों के लिए थे, संपन्न एवं समृद्ध लोगों के लिए, कवि और लेखक, या सर्वसाधारण के लिए। देखिए सर्वसाधारण के लिए अगर कोई बात की कही जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इंग्लिश में उपदेश दो। अगर आप इंग्लिश में उपदेश दोगे तो सिर्फ जो शिक्षित वर्ग है वही समझ सकता है, लेकिन जो आम भाषा है, सामान्य भाषा है, अगर आप उसमें उपदेश देते हो तो हर कोई व्यक्ति आपकी भाषा को समझ जाएगा और आपकी बात भी समझ जाएगा। तो उनके उपदेश सर्वसाधारण के लिए थे, तभी तो उनकी भाषा बोलचाल की भाषा थी। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कबीर के सांप्रदायिकता विरोधी तर्क
एकाट्य थे। क्योंकि बताना है कि रीजन बताओ कि एकाट्य क्यों थे सांप्रदायिक विरोधी तर्क। तो कबीर ने समाज का निरीक्षण बड़े समीप से किया था। उनके तर्क पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे, तो बिल्कुल सही बात है। वे इनसे व्यक्तित्व लाभ उठाना चाहते थे, तो लाभ का तो कोई मैटर ही नहीं बनता। वे इनसे यशोपार्जन करना चाहते थे, यशोपार्जन यानी कि यश प्राप्त करना चाहते थे, ख्याति प्राप्त करना चाहते थे, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे उनके तर्क, इसीलिए वो काटे नहीं जा सकते थे। पुष्ट प्रमाण यानी कि जो सही थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। यथागत और तथागत का आपको अर्थ बताना है कि तथागत क्या है और यथागत क्या है। सबसे पहले यथागत की बात करें तो यथागत मूर्ख, आज्ञाकारी, किंग कर्तव्य विमूढ़ या ज्ञानी। तथागत की बात करें तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, पार्श्वनाथ या नागार्जुन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यथागत मूर्ख और तथागत भगवान बुद्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बताना है कि शब्द का अर्थ नहीं है। कनक के 3 अर्थ है और एक अर्थ नहीं है। नहीं वाला ही बताना है। कनक, बिच्छू, आटा, धतूरा और सोना। देखिए सोना और धतूरा आपको स्पष्ट रूप से पता है कि सोना और धतूरा तो इसके सही अर्थ होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आटा भी कनक का अर्थ होता है और बिच्छू कनक का अर्थ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 का बताना है ऐश्वर्य का विलोम। विलोम शब्द आपको पता है। 200 क्वेश्चन, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और देख लीजिए। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ना ही वैभव, विलासिता, दरिद्रता कुछ नहीं होगा। ऐश्वर्य अनैश्वर्य सीधे सीधे पढ़िए और लगा दीजिए 3 सेकंड्स के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है कि विप्र। विप्र का समानार्थी शब्द बताना है कि विप्र ब्राह्मण होता है, निर्धन, धनी, ब्राह्मण या सैनिक। तो जब आप अपने घर में कोई कथा वगैरह सुनते हो तो वहाँ पर विप्र शब्द का प्रयोग होता है और वो होता है ब्राह्मण महाराज के लिए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, आविर्भाव। आविर्भाव का समानार्थी शब्द बताना है कि इसका समान अर्थ क्या होगा। मृत्यु, मोक्ष, वानप्रस्थ या उत्पत्ति। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव और आविर्भाव का समानार्थी उत्पत्ति। समानार्थी यानी कि इसके समान ही, इस जैसा अर्थ, इसका समान अर्थ। आज के 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिंदी का कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर करा दीजिए, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। लेकिन दोस्तों आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।